नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 2 लैंगिक मुद्दे प्रतिमान विस्थापन का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न हल करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसका यूनिट 2 लैंगिक मुद्दे, प्रतिमान विस्थापन, जेंडर इशू, पैराडाइम शिफ्ट, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक है, यूनिट 2 को 2 पार्ट में देखेंगे। तो ये पार्ट पहला है और ये सेट जो है प्रैक्टिस सेट दूसरा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 304 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसको नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहां पर क्लिक करेंगे, इस सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। 301, 302, 304। ठीक है, यदि कोई क्यूरी है 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज में जो भी बच्चे हैं, हर बच्चों का जो ग्रुप बना होगा उस ग्रुप में शेयर करें, निवेदन है। और जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर मुदालियर, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर शांगू। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। राधाकृष्णन आयोग या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर कोठारी, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ध्यान रखना, जिस आयोग है उस आयोग का अन्य नाम क्या है उसको भी याद रखें। जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग, कई मुदालियर आयोग ऐसे मिल जाएगा, तो पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? देख लीजिए, तो ए विश्वविद्यालय आयोग, डी उच्च आयोग, सी कोठारी आयोग, डी मुदालियर आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग दूसरे अन्य मतलब किस नाम से जाना जाता है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी मुदालियर आयोग। ध्यान रखिए, कई बच्चे शिकायत करते हैं कि उन्हें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो ध्यान रखना, जो यहाँ पर 3 डॉट है इस जगह पे आप क्लिक करिए। ठीक है, इस जगह पे आप क्लिक करिए तो यहाँ पर आएगा क्वालिटी बढ़ाने वाला। ठीक है, सबसे नीचे जाके तो आप क्वालिटी अपने यूट्यूब का या फिर जो भी अपने चैनल को बढ़ा लिया करिए, तो आपको साफ साफ दिखेगा। 144 पे तो स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, 360, 240 और उससे ऊपर करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, वो आपको मोबाइल में प्रॉब्लम है, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं रहता है। ठीक है, प्रश्न है, शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो ए 1964-66, बी 1966-68, सी 1971-72, डी 1960-66। तो शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ए 1964-66। शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कुल 23 प्रस्तुतियाँ थी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, एक एक चीज़ें महत्व है। आप देखेंगे कल एमएड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया आगरा यूनिवर्सिटी का, तो आप देखेंगे तो जो लोग बीएड अच्छे से किए हैं, एमएड नॉर्मली उनका हो जाता है, बिना पढ़े हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जब मैंने
एमएड किया बिना पढ़े। आप लोग पढ़ाता हूँ, जस्ट ऐसे जाकर बैठ एग्जाम बैठ जाता था बस। तो ये चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बीएड अच्छे से पढ़ें, तो आपका एमएड हो जाएगा, और एमएड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेहतर रहता है, आपको बहुत उसके क्या फ़ायदे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। फिर चैनल पर सर्च कीजिए एमएड करने के फ़ायदे, तो अपना आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा 2-3 तीसरे चौथे नंबर पर, ठीक है। देख लीजिए क्या फ़ायदे हैं। तो आप अगर लोग पीएचडी नहीं कर सकते हैं तो एमएड कर लीजिएगा, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर जाकिर, बी गांधी, सी नेहरू, डी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। जहाँ जहाँ शिक्षा आयोग आएगा वहाँ समझ लीजिए आप कोठारी आयोग भी उसको कह सकते हो। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई, मतलब किस सन में? 1946, बी 1948, सी 1963, डी 1953। सही जवाब हो जाएगा बी 1948 में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? ए 1946 में, बी 1949, सी 1963, डी 1953। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी 1953 में। अगला ध्यान रखें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षण, अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में सांसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? ए 1946 में, बी 1953, सी 1943, डी 1976। भारत को समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा डी 1976 में। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो 1976 में। 1976 से पूर्व पूर्ण रूप से राज्य का उत्तरदायित्व, ठीक है। जो शिक्षा है ये पहले क्या था, राज्य सूची में था, लेकिन 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिया गया, मतलब उस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। दोनों का टकराव होता तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। संविधान द्वारा 1976 में किए गए जिस संशोधन को समवर्ती सूची में डाला गया उसके दूरगामी परिणाम हुए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ए भारतीय शिक्षा आयोग ने, बी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने, सी कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने, डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अपनी रूप 1948-49 जैसे राधाकृष्ण आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है। करके माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया था। इन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का भी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई? ए 1939, बी 1949, सी 1952, डी 1964। सही जवाब हो जाएगा 1952 में। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग 8 बजे जो है आ जाया करें, 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है। तो आप प्रश्नों को देखा, किसी भी एग्जाम में बेहतर अंक लाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपके टेबल पे सिलेबस होना चाहिए प्लस प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए और देखिए क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि नहीं। किसी भी एग्जाम की, आईएएस से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़िए, देखिए जो टॉपिक पढ़ रहे हो टॉपिक सिलेबस में है, हाँ है। अब देखिए उससे क्वेश्चन कैसे आता है। स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? हर साल आप देखिए उसमें प्रश्न आ रहा है कि नहीं, 5 साल पर आ रहा है, 10 साल पे आ रहा है। अगर हर साल या दूसरे साल आ रहा है तो मतलब टॉपिक महत्वपूर्ण, उससे अच्छे से पढ़िए। और ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा नंबर, प्रैक्टिस से जरूर सॉल्व कीजिए। किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, सप्ताह में एक बार जरूर सॉल्व कीजिए, तो आपका कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा डेली कीजिए। तो आप लोग यही कीजिए, आप पढ़िए। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, फिर कह रहा हूँ 85 से 90% बन जाएगा। बच्चों को 93-94% बन जाता है। कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे तैयार कर लेना है बस। उसका एक रीजन एक दिन में नहीं होता, बार बार। तो आप लोग लाइव चलिए, उत्तरों जरूर उत्तर जवाब दीजिए, गलत हो कोई बात नहीं, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। आप बने रहेंगे साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। सही जवाब हो जाएगा डी 5। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ए ताराचंद समिति 1948-49, बी कोठारी कमीशन 1966, सी मुदालियार आयोग 1952-53, डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए ताराचंद समिति 1948-49। ताराचंद समिति 1948 ने बिना उद्देश्य वाले स्कूलों को हतोत्साहित किए बिना बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों का सुझाव दिया था।
प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी संपूर्ण शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, संपूर्ण शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को शिक्षा के प्राथमिक से उच्च स्तर तक के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने एवं सरकार को शिक्षा के मानकीकरण के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई? तो 1978, बी 1998, सी 1988, डी 2000। सही जवाब हो जाएगा ए 1978। अगला प्रश्न है 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? सही जवाब हो जाएगा डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? ए 40, बी 50, सी 30, डी 60। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी 50%। करीब 100 प्रश्न है तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की? ए डचों ने, बी पुर्तगालियों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी ईसाई मिशनरियों ने। तो भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी ईसाई मिशनरियों ने। अगला प्रश्न है 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? ए सैडलर कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी मुदालिया कमीशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए सैडलर कमीशन। अगला प्रश्न ध्यान रखना सैडलर आयोग जिसे कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर के बाद 1917 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ये 1962 में, बी 1963 में, सी 1960 में, डी 1964 में। तो हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 1962 में। अगला प्रश्न है किस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किया था? ए कोठारी आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी सैडलर आयोग, डी मुदालियर आयोग। सही जवाब हो जाएगा ए कोठारी आयोग ने। अगला ध्यान दौलत सिंह कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1964 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 304 दिया जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके जस्ट नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो मिल जाएगी। कोई क्यूरी तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आप में से कोई परिचित आपके BTC में एडमिशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, कुछ कॉलेज हैं। प्रश्न है अगला राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्सों को अधिक वरीयता दी? ए ऑनर्स कोर्स, बी व्यवसायिक कोर्स, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 21 का सी ए बी दोनों, ऑनर्स कोर्स और व्यवसायिक कोर्स दोनों। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। ए मातृभाषा, बी संघीय भाषा या एक क्षेत्रीय संघीय भाषा, सी अंग्रेजी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी उपयुक्त सही। अगला प्रश्न है खुली आलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया? ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी सैडलर आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है जीवन की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? ए कोठारी कमीशन, बी नई शिक्षा नीति, सी विश्वविद्यालय आयोग, डी माध्यमिक शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है। किस आयोग ने कहा? तो ए मुदालियर कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी राधाकृष्णन आयोग, डी नई शिक्षा नीति। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए मुदालियर कमीशन। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? ए 1927, बी 1929, सी 1928, डी 1930। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ए 1927 में, बहुत पुराना कॉलेज है। अगला प्रश्न है मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्य क्षेत्र था?
तो ए संपूर्ण शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी उच्च शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा सी माध्यमिक शिक्षा। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर इसे मुदलियार आयोग कहा गया या माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा गया। अगला प्रश्न है, मुदलियार आयोग ने पाठ्यक्रम का कितने वर्गों में विभाजन किया? तो सही जवाब हो जाएगा डी 7। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? ए कोठारी कमीशन, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी विश्वविद्यालय आयोग, डी खैट समिति द्वारा। तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 29 का बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना आप लोग भी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 इससे बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने की सिफारिश की। पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय, ठीक है, योजना के दौरान इसे विश्वविद्यालय खोलने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन की पृष्ठों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा बी 244। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का कार्यकाल बताया। सही जवाब हो जाएगा 31 का, सी 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की कितनी संख्या थी? सही जवाब हो जाएगा 32 का, बी 12 थी। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? इस शिक्षा और राष्ट्र विवरण, भी शिक्षा आयोग, सी कोठारी कमीशन, डी भारतीय शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए शिक्षा और राष्ट्र विवरण। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय करने को कहा? ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 9%। लगभग सारी एग्जाम में पूछा, एमएड में भी पूछा गया है। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय करने को कहा? सही जवाब हो जाएगा बी 6%, ध्यान रखना 6%, उस समय 6% बोला गया था। प्रश्न है, स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई? एक कोठारी आयोग, बी मुदलियार आयोग, सी सडलर आयोग, डी तथा कृष्णन आयोग। तो स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? सही जवाब हो जाएगा एक कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो ए मुदलियार आयोग, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ए मुदलियार आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 28 सितंबर 1946, बी 26 जुलाई 1945, सी 24 मार्च 1948, डी 23 सितंबर 1952। सही जवाब हो जाएगा 37 का, डी 23 सितंबर 1952। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या बताइए। ए 17, बी 18, सी 19, डी 20। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ए 17। अगला प्रश्न है, श्री एच.एल. एल्विन किस समिति के अध्यक्ष थे? ए मुदलियार आयोग, बी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, डी हंसा मेहता समिति। सही जवाब हो जाएगा सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कितने खंडों में प्रस्तुत किया? ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा 40 का, सी 4। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। ए स्कूली शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी प्रौद्योगिकी शिक्षा, डी बजट। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, डी बजट नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कितना समय लगाया था? सही जवाब हो जाएगा 42 का, सी 2 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने पृष्ठों में लिखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा 43 का, भी 692। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है,
ठीक है। तो शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना बी, शिक्षा के गुणात्मक विकास करना सी, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना डी, विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि करना ये नहीं है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? मेरी हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सभी पक्षों प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयों और तकनीक की जांच करें और ऐसे सुझाव दें जिसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नत करने में सहायता मिले। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन बी, दौलत सिंह कोठारी सी, श्री एम सी छागला डी, आर ए गोपाल स्वामी। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बी, मुदालिया आयोग सी, हंटर कमीशन डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? ये हंसा मेहता समिति बी, हर्टांग समिति सी, कोठारी आयोग डी, मुदालिया आयोग। सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? ए, जिन्हें सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं, बी, जिसमें शैक्षणिक सुविधाएं कम मात्रा में उपलब्ध है, सी, जहां धर्म, जात, वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, डी, जहां बालक और बालिका का एक साथ ग्रहण करते हैं। सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, जहां धर्म, जात, वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग में दिया गया? ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मुदालिया आयोग, सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 डी, हर्टांग समिति। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग नियमपूर्ण है। यदि कोई भी प्रजाति प्रशिक्षित बौद्धिक वर्ग का महत्व नहीं समझती तो वह पतित हो जाएगी। ये स्वामी विवेकानंद बी, महात्मा गांधी सी, सोरोकिन डी, व्हाइटमैन। सही जवाब हो जाएगा 50 का, डी, व्हाइटमैन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट में सत्र 1965-66 में शिक्षा पर कितना व्यय किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 51 का, बी, 2%। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? ये प्राथमिक शिक्षा बी, माध्यमिक शिक्षा सी, उच्च शिक्षा डी, निम्न शिक्षा, निम्न माध्यमिक शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा को व्यवसायीकरण करने का कहा गया? सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा को। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? ए 1963 बी, 1956 सी, 1958 डी, 1960। सही जवाब हो जाएगा 53 का, बी, 1956 में। केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने सेकेंडरी आयोग के सुझाव का समर्थन नहीं किया, 1956 में त्रिभाषा सूत्र का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बी, कोठारी आयोग सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड डी, मुदालिया आयोग। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना सी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। त्रिभाषा सूत्र फार्मूले को कब स्वीकार किया गया? त्रिभाषा फार्मूले को कब स्वीकार किया गया? सही जवाब हो जाएगा 55 का, 1968 में। किसी प्रश्न आप लोग संदेह रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। प्रश्न है, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, मातृभाषा, राजभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा। अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा का निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए? ये प्राथमिक शिक्षा बी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा डी, माध्यमिक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 57 का, माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया है? ये उच्च शिक्षा भी, माध्यमिक शिक्षा सी, प्राथमिक शिक्षा डी, उच्च प्राथमिक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्न प्राथमिक में एक कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी को सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो सही जवाब हो जाएगा 59 का, बी, 50। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में एक कक्षा में 50, उच्च माध्यमिक स्तर पर 45, माध्यमिक स्तर पर 40 विद्यार्थी की अधिकतम सीमा की संस्तुति की। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, संबोधित किया गया? ए, श्रीमती हंसा मेहता समिति बी, सैम पित्रोदा समिति सी, हिंग समिति डी,
सैडलर्स कमीशन। तो स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, श्रीमती हंसा मेहता समिति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? हम लोग देख चुके हैं, सही हो जाएगा सी, 6%। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो ए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। तो वरिष्ठ विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? सही जवाब हो जाएगा 63 का, 70%। किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा 64 का, 1992 में। अगला प्रश्न है, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? ए, माध्यमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, सी, उच्च शिक्षा को, डी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को। तो किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी, एनसीईआरटी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, राजकीय स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विद्यालय, व्यक्तिगत संचालित विद्यालय संस्थाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, 1882 में। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, हंटर, इसलिए इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए, सर विलियम हंटर, बी, मैकाले, सी, चार्ल्स डी क्रॉफ्ट। सही जवाब हो जाएगा ए, सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में 614 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया गया? सही जवाब हो जाएगा 70 का, महत्वपूर्ण है 45 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के 45 अनुच्छेद में, 45 अनुच्छेद में 614 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? सही जवाब हो जाएगा 350 ए में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? किस सन में? सही जवाब हो जाएगा डी, 1948-49 में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी, डॉक्टर मुदालियर, डी, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, डॉक्टर सांगू। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ए, मुदालियर आयोग, बी, विश्वविद्यालय आयोग, सी, कोठारी आयोग, डी, माध्यमिक आयोग। सही जवाब हो जाएगा 74 का, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर कोठारी, बी, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठचर्या में कितने विषय रखे थे? तो सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, 8। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र ए, प्राथमिक शिक्षा, बी, माध्यमिक शिक्षा, सी, उच्च शिक्षा, डी, संपूर्ण शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? सही जवाब हो जाएगा डी, संपूर्ण शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? ए, 10+3+3, बी, 10+3+4, सी, 10+2+3, डी, 10+5+4। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, 10+2+3। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। जो भी 2020 में बना हुआ है उसमें क्या है, 5 मतलब क्या होता है, 3 कक्षा आपका प्री हो गया और 2 क्लासेस, 1 2, ठीक है, +3, 3 2 5, 3 8 +4।
तो 5+3+3+4 ये 2020 का संरचना है। ठीक है, दोनों याद रखना आप लोग। 2020 का क्या है, भारत में 3+2 स्कूल प्रणाली को नई 5+3+4 प्रणाली स्थापित, ठीक 2020 का जो है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, 1978 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? ए प्राथमिक, व उच्च प्राथमिक, सी माध्यमिक, डी उच्च माध्यमिक। सही जवाब हो जाएगा 80 का माध्यमिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही जवाब हो जाएगा ए प्रथम। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, तो आप लाइक जरूर किया करें, आपको नुकसान नहीं होता है प्लीज। और जो प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देखेंगे एग्जाम में सेम टू सेम वहाँ से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, नहीं आ रहा गूगल करिए, बट आपको आना चाहिए। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? ए द्वितीय, बी चतुर्थ, सी प्रथम, डी तृतीय। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए द्वितीय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई, मतलब किस सन तक? सही जवाब हो जाएगा ए 1990 तक। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्च प्राथमिक, डी प्राथमिक उच्च माध्यमिक। सही जवाब हो जाएगा ए प्राथमिक। प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था कि प्राथमिक विद्यालय थे उनमें और न्यूनतम सुविधाएं। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? ए 50, बी 70, सी 75, डी 65। तो नवोदय विद्यालय में ग्रामीण बच्चों के लिए तो ध्यान रखना 85 का सही जवाब हो जाएगा 75%। जो नवोदय विद्यालय में इसमें ग्रामीण बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदु में लिपिबद्ध किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 86 का ध्यान रखना आप लोग। 12 और 157 कितने खंडों में, 12 खंडों में कितने बिंदुओं पर? 157 बिंदु पर। अगला प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? सही जवाब हो जाएगा बी 1921 में। अगला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा सी 2005 तक। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी 1992 में। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? सही जवाब हो जाएगा बी 40,000। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है? ए शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, बी शैक्षिक पुनर्गठन, सी तकनीकी एवं प्रबंधित शिक्षा, डी शिक्षा में भ्रष्टाचार। सही जवाब हो जाएगा 91 का ध्यान रखना, डी शिक्षा में भ्रष्टाचार, ये उसका खंड नहीं, निगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कितने % बच्चों को उपलब्ध है? सही जवाब हो जाएगा सी 90%। अगला प्रश्न है, वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा कहलाती है? ए राष्ट्रीय प्रणाली, बी राष्ट्रीय गतिविधियां, सी राष्ट्रीय संगठन, डी राष्ट्रीय प्रबंधन। सही जवाब हो जाएगा 93 का ए राष्ट्रीय प्रणाली। स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया? ए माध्यमिक, बी उच्च माध्यमिक, सी प्राथमिक, डी उच्च प्राथमिक। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी प्राथमिक। अगला प्रश्न है, प्रथम नवोदय विद्यालय किन राज्यों में खोले गए? एक कश्मीर नैनीताल, बी हरियाणा पंजाब, सी हरियाणा महाराष्ट्र, डी दिल्ली चंडीगढ़। प्रथम नवोदय विद्यालय 1985-86। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी हरियाणा और महाराष्ट्र में खोले गए। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में किस स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था की गई? ए 6 से 12, बी 8 से 10, सी 6 से 10, डी 9 से 12। तो नवोदय विद्यालय में किस स्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था की गई? सही जवाब हो जाएगा ए 6 से 12 तक की। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय की शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 97 का ध्यान रखना आप लोग, सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा 98 का ध्यान रखना, बी 1857। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 99 का बी 1916 में। कुछ प्रश्न है ध्यान रखना, 1916 महामना मंडित
महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग बार बार कह रहा हूँ जरूर दिया करें, एग्जाम में सेम टू सेम आ सकता है। ठीक है। सामाजिक गतिशीलता शक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्थान से दूसरे संस्थान में संचालन है या कथन है। ए सोरोकिन बी, हेडरिक सी, मिलर व कुक, बुक डी यंग। तो सही जो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सामाजिक परिवर्तन से आशय है पदों की संख्या में परिवर्तन, पदों की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, डी सभी। भारत प्रारंभ से ही रहा है। ए स्त्री प्रधान, बी पुरुष प्रधान देश, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। ए 8 मार्च को, बी 2 दिसंबर को, सी 20 अक्टूबर, डी 5 सितंबर को। महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए? ए 5, बी 7, सी 11, डी 16। अगला प्रश्न है जेंडर डॉट डॉट निर्मित है जबकि लिंग डॉट डॉट निर्मित है। ए सामाजिक जैविक, बी सामाजिक नैतिक, सी नैतिक सामाजिक, डी जैविक सामाजिक। अगला प्रश्न है गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ए ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, सी ई.बी. राम स्वामी, डी नारायण गुरु। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले लिस्ट 304 है, जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा। फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज कर सकते हैं। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 2 का ही पार्ट 2, ये पार्ट 1 था। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।